नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तराखंड में प्री मानसून ने अब दस्तक दे दी है। देहरादून में जमकर के बारिश होने की संभावना जताई दे रही है और बारिश से सड़क पर मलबा भी आ गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में बारिश से आया हुआ मलबा उनके घरों में घुस गया है। उत्तराखंड में प्री मानसून ने जिस तरीके से दस्तक दी है और लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई घरों में बारिश की वजह से जो मलबा इकट्ठा हुआ था उनके घरों के भीतर अब घुसता हुआ वो मलबा दिख रहा है। तो ऐसे में लोगों के बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि प्री मानसून की वजह से देहरादून में जमकर जब बरसात हुई तो इसमें जो मलबा आया उस मलबे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे रास्ते पर मलबा ही मलबा चारों ओर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके, ताकि जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े, क्योंकि पूरा सड़क ही लबालब मलबे से भरा हुआ है। साथ ही जो सड़क पर मलबा है ये मलबा लोगों के घरों के भीतर भी घुसता हुआ नजर आ रहा है। से रोड में पूरा मलबा आया है। रोड ही नहीं बल्कि लोगों के घरों तक, और जो किसान यहाँ काम करते थे लोकल, उनकी खेती भी यहाँ खराब हुई है। आप देख सकते हैं ये जो माल देवता के खेत हैं, ये लोग यहाँ कहीं ना कहीं अदरक उगा रहे थे, कुछ और उगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मलबे के चलते जो किसानी थी उनकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। घर में मलबा घुस गया है, जो खेती करते थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो कहा जा सकता है स्थितियाँ उनकी बेहद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ एक स्थानीय किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके की दिक्कतें आपको अब हो रही हैं? अभी देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रहने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 1 बजे से परेशान है। सुबह नाश्ता, अभी तक लंच का टाइम हो गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया हमने। बच्चे भी भूखे ही हमारे साथ। और दूसरी परेशानी आ रही है कि हम यहाँ रहेंगे कैसे अब इसके बाद, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है, अभी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम पे हमारे साथ परेशानी है कि वो रहने की है, कि हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं। तो शासन प्रशासन से ये गुजारिश है हमारी कि वो सबसे पहले हमारे लिए कहीं रहने का इंतजाम करें, जहाँ पे हम सुरक्षित ढंग से रह सकें। इसके साथ ही आपके खेत थे, खेत का भी नुकसान हुआ। किस तरीके से देखते हैं, कैसे आप लोगों ने खेत के लिए काम किया था, लोन लिया था, किस तरीके से आप किसानी कर रहे थे? देखो, हम कोई ज़्यादा बड़े किसान तो नहीं है, छोटे मोटे किसान हैं, और महिलाएं यहाँ पे ग्रुप बना के काम कर रही हैं, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी वाले ही लोग हैं। और तो हमने क्या किया था, हम एक समूह से जुड़े थे। उस समूह के चलते बैंक ने हमें 1% पे लोन दिया था, और वो लोन लेने के बाद हमने यहाँ पे हमेशा ही, हम लोग यहाँ पे छोटी मोटी फसल करते हैं, कुछ ना कुछ अदरक लगाते हैं, जैसे धनिया लगाते हैं या मूली बोते हैं, ऐसा कुछ हम छोटा मोटा करते हैं। लेकिन ये जो अदरक का जो ये होता है ना, बहुत महंगा एक वो है, क्योंकि अभी जब हमने सीज़न में अदरक लिया तो 12-14 हज़ार रुपये कुंटल था अदरक। और वो लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको लगाया, और आप स्थिति देख सकते हो कि ये पूरा मलबे में इसने पूरा तबाह हो गया सब कुछ। तो अभी तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ होगा। आप क्या चाहते हैं, प्रशासन और सरकार से क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें एक तो रहने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पहले तो दी जाए, और दूसरी बात कि जो हमारा लोन है बैंक से उसको खारिज किया जाए। तो कुल मिला के आपने देखा कि सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, लोगों के घरों तक जो मलबा पहुंच चुका है, जो किसानी वो करते थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो सबसे पहले अपना घर में रह सकें, उसके बाद वो आगे का कुछ सोचते हुए नजर आएंगे। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है माल देवता का क्षेत्र, और आप देख सकते हैं माल देवता में किस तरीके की भयानक आपदा जैसी स्थिति बन गई है। इसकी मुख्य वजह ये है कि यहाँ रोड कटिंग का जो कार्य है वो पिछले लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जो कंपनी यहाँ काम कर रही थी उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया था, और उसका खामियाजा पहली बरसात में आम जनता को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं पूरे एरिया, यानी कि ये पूरा रास्ता है, ये कोई पहाड़ी नहीं है बल्कि ये सड़क है जो कि टिहरी को जाती है, उत्तरकाशी को जाती है, मसूरी को जाती है, और ये मुख्य मार्ग है माल देवता का। लेकिन आप देख सकते हैं अब ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पूरा मलबा यहाँ पहुँच चुका है। और इसकी मुख्य वजह है कि जो रोड कटिंग का जो सामान था, या भी कहा जा सकता है जो मटेरियल था, वो डंपिंग जोन उसका नहीं बनाया गया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और पहली बरसात में जो
मलबा है वो सड़कों तक पहुंच गया। ना केवल सड़कों तक बल्कि आसपास के जो घर हैं आपको दिख रहे होंगे, उन घरों तक वो मलबा पहुंचा है, जिसके बाद जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ नज़र आई कि रात के समय यानी कि देर रात ये घटना हुई और सुबह लगभग 11 बजे तक ना तो यहाँ प्रशासन पहुँच पाया और ना ही ये जेसीबी मशीनें। जब यहाँ सरकार के मंत्री पहुँचे उसके बाद जाकर यहाँ मशीनें पहुँची। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका साफ तौर से कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसके पीछे पाया जाता है, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी नज़र आ रही है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। आया है, आप देख सकते हैं ये पूरा वो क्षेत्र है जहां से ये मलबा सड़कों तक पहुंचा है। यानी कि जो ऊपर है वो रोड कटिंग का काम चल रहा था, लेकिन क्योंकि जो ठेकेदार थे उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया गया था और जो मलबा था वो लगातार सड़कों से नीचे गिरा रहे थे। और पहली बारिश यानी कि मानसून शुरू होने से पहले ही जो बारिश हुई उसका नतीजा ये रहा कि जो मलबा था वो उस स्थान से खिसक कर सड़कों तक आ गया। और मलबा इतना ज़्यादा था कि आप देख सकते हैं क्या स्थिति इन सड़कों की बन चुकी है। ये मुख्य वो सड़क है जो जहाँ से जाने का रास्ता बनता है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मलबा सड़क तक पहुँचा है। पूरा देख सकते हैं कि लगभग 10 से 15 फीट तक ऊपर ये मलबा गिरा है। यानी कि जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ भी यही स्थिति है और लगातार जो जेसीबी हैं वो मलबा को हटाने का काम यहाँ कर रही हैं। हालांकि ये भी आपको मैं बता दूं कि ये मुख्य रास्ता था जहाँ से 3 जगह जाते थे, एक मसूरी, एक टिहरी और एक देहरादून। लेकिन अब ये बताना मुश्किल है कि यहाँ पे जो मुख्य चौक था वो किस जगह पे है। यानी कि जो मलबा है उसके नीचे वो पूरी तरीके से दब चुका है। हालांकि जो बोर्ड हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो जेसीबी है वो काम करती हुई नज़र आ रही होगी, जो नेता हैं अधिकारी वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आखिरकार इसके पीछे की जो लापरवाही थी अधिकारियों की, उसको लेकर सरकार कब तक एक्शन लेती है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग को योग गुरु स्वामी रामदेव का भी अब समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफी नीचे गिर रहा है और अब सरकार को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की शर्तों पर चारधाम यात्रा खोल देनी चाहिए, क्योंकि बीमारी से बचाव के साथ साथ लोगों का रोजगार भी जरूरी है। चारधाम यात्रा के साथ बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जरूर सरकार को अब कोरोना के नियमों का पालन करते हुए चार धाम की यात्रा की भी छूट देनी ही चाहिए, क्योंकि इस पूरी चुनौती के बीच में भी लोगों की रोजी रोटी जो है वो छीननी नहीं चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का ट्रांसपोर्ट्स के समस्त चालक मालिकों को लेकर के प्रतिमाह 2500 2 महीने तक देने की घोषणा किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट्स और टैक्सी स्वामियों और चालकों की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि कोरोना काल में कर्फ्यू लगने के बाद वाहनों के पहिए जाम हो गए, उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। ऐसे में कई चालक अपने घर परिवार का पालन पोषण करने को लेकर रोज दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकारी इस घोषणा से ड्राइवरों को काफी हद तक राहत मिलेगी। और हरिद्वार में आज रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय धरना आज से शुरू कर दिया है।
जिसके तहत हरिद्वार में बस अड्डे और वर्कशॉप पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें भी फंड का पैसा नहीं दिया गया है। कोविड-19 से हमारे 12 साथियों की मौत हुई है, उनके परिजनों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से रोडवेज कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अपनी मांगों को लेकर के आज ये 2 दिवसीय धरना शुरू किया गया है। 14 और 15 जून को भी प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हम रोडवेज कर्मचारी से हैं और यह चालक पद पर कार्यरत हैं। 6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, फंड का पैसा नहीं जमा हुआ, ना किसी का बीमे का पैसा जमा हो रहा है। हमारे कर्मचारी कम तनख्वाह में भी यहाँ काम कर रहे हैं। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, लोग बाग भूखे मर के भी काम कर रहे हैं। ना रिटायरमेंट वालों का पैसा मिल रहा है, किसी को कोई भुगतान नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, रिटायरमेंट वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। जो 10-10 हज़ार रुपये के कर्मचारी है यहाँ से बेचारे 6 महीने से भूखे मर रहे हैं, मगर फिर भी ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। किसी को भी तनख्वाह का भुगतान नहीं हो रहा। महामारी के दौर में हमारे 12 आदमी रोडवेज के मर गए, किसी को कुछ सुविधा नहीं मिली कि मतलब कोई पैसा नहीं मिला, सरकार ने कोई उनको ऐड नहीं दी। समस्या ये है कि दिसंबर तक का वेतन हमें मिला है। अब आप देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, लगभग पूरे 5 महीने का तो ड्यू है। लोगों का फंड में पैसा जमा नहीं हो रहा है। सबसे लंबी बात तो वेतन की है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल LIC करा रखी है उन लोगों को LIC के पैसे भी उन लोगों के जमा नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में जहां पहले ही NH घोटाले की जांच की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव गढ़ी हुसैन में राष्ट्रीय राजमार्ग का एक और घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति सतीश और उसके परिवार वालों ने NH पर हाईवे में जमीन आने और उसका उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाया है और पूरे परिवार के साथ अपने खेत पर ही धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा है कि सतीश कुमार जिनकी ज़मीन ये गढ़ी हुसैन में पड़ती है और ये लगभग 1 वर्ष से परेशान है। इनका मुआवजा, क्योंकि मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी 1 माह पहले, लगभग 1 माह हुआ होगा, 2 माह पहले। मैंने उनसे भी कहा कि भाई किसान की ज़मीन पर आप कब्जा करना चाहते हो तो आप उसको मुआवजा दो, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार जो पैसा बनता है वो उतना पैसा मांग रहा, कोई अधिक नहीं मांग रहा। मुआवजा नहीं देते, कहते दूसरे से वापसी लेंगे तब देंगे, और मेरा हाई कोर्ट में इस संबंध में वो चल रहा है। लेकिन ये ज़बरदस्ती बिना मुआवजा दिए मेरे खेत में कब्जा करने आ गए हैं और ज़बरदस्ती सड़क का निर्माण कर रहे हैं। उसमें SLO को अवगत कराया था और NHI वालों को अवगत कराया था और DM साहब को भी अवगत करा चुका हूँ मैं इसमें, लेकिन ये मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ जाति हो रही है और मेरा ये परिवार मैं यहाँ इनके साथ लड़ते मुझे भ्रष्टाचार के साथ लड़ते 5 साल हो गए सर। इसमें एक्चुअली NH बन रहा है और उसमें कुछ मुआवजे को लेके एक परिवार को मुआवजा अभी तक मिला नहीं है, तो वो तो बातें पूरी NH और रेवेन्यू रिलेटेड है। तो हमने पुलिस की तरफ से कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो उसके पहले जो हम लोग परस्यू करेंगे उनको, तो उन्होंने भी वादा किया है मुआवजे का। प्रशासन ने उनको ये किया है कि मुआवजा जल्द से जल्द रिलीज कर देंगे और उन्होंने भी बताया कि शांति बनाए रखें। जो घोटाला जसपुर में किया गया है, दरअसल इसके उचित मुआवजे की मांग को लेकर के पीड़ित परिवार धरना देने पर उतारू हो गया है, क्योंकि मांग लगातार की जा रही है और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि उन्हें तकरीबन 5 साल का वक्त हो गया है, लेकिन वो मुआवजे के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें मुआवजा वक्त पर मिल जाए, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे का कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ना ही मुआवजा मिला। और इसी वजह से अब ये पीड़ित परिवार अब धरना देने पर उतारू हो चुका है और उनकी मांग यही है कि अगर अब भी इस बात पर सुनवाई नहीं की जाती है तो फिर वो यहीं पर धरना देने के लिए पूरी तरीके से बैठ जाएंगे। और अपने परिवार के साथ पीड़ित यहाँ पर नजर आ रहे थे। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से बार बार दरवाजे तो प्रशासन के खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और रुड़की में पुरानी तहसील के पास अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया।
पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी करते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रुड़की सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अधिवक्ता मोहम्मद उस्मान टांडा भनेड़ा गांव के रहने वाले थे। वे अपनी पत्नी के साथ रुड़की की पुरानी तहसील के पास लंबे समय से रह रहे थे, जिस दौरान बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राव उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें ससंगत धाराओं में जो कंफ्यूज है सख्त कार्रवाई करेंगे। सर क्या उसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं सर, सभी पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं और सभी पहलू पर हम लोग ध्यान देंगे इस पर। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं आपको। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाला मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब पुलिस ने मोहन गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रवृत्ति घोटाले में 8वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। समाज कल्याण निदेशक के दफ्तर से गिरफ्तारी हुई है। 20,63,000 के करीबन ये घोटाला बताया जा रहा था, तो समाज कल्याण निदेशक के दफ्तर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और एसआईटी ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, छात्रवृत्ति मामले में जो घोटाला हुआ है, 8वीं गिरफ्तारी की गई है। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाला मामला जो बताया जा रहा था, अब इसमें पुलिस ने मोहन गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले में 8वीं गिरफ्तारी यह हुई है और समाज कल्याण निदेशक के दफ्तर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 513 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 10,000 से नीचे पहुंच गई है। एक दिन में 22 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को अल्मोड़ा में 89, बागेश्वर में 16, चमोली में 25, चंपावत में 8, देहरादून में 114 और हरिद्वार में 79, नैनीताल में 51, पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 32, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 17, उधम सिंह नगर में नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में रिकवरी दर अब 93.41% पर पहुंच गई है। और वहीं देहरादून में उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अब बढ़कर के 335 पर आ चुकी है। ब्लैक फंगस से अब तक 50 लोगों ने जान गंवाई है। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 335 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जहां कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इजाफा दर्ज हो रहा है और ब्लैक फंगस के नए मामले जो अब सामने आए हैं वो 335 है। वहीं 50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस का संक्रमण उनमें जब पाया गया उसके बाद से उनकी जान भी चली गई। कोरोना से चेन्नई के एक चिड़ियाघर में शेरनी और रांची में बाघ के कोरोना संक्रमित होने की मौत हो गई है, जिसके बाद से रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन भी अपने कैप्टिव एनिमल्स की सुरक्षा को लेकर के अलर्ट हो गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि वर्तमान में जो कैप्टिव एनिमल्स लायन और बाघ आदि के कोरोना संक्रमित होने के मामले आए हैं, इनके सामने आने से उसका ध्यान में रखते हुए
एनटीसीए द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अभी टूरिज्म एक्टिविटी ना चलाई जाए। उन्होंने कहा कि उसके अलावा 15 जून तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड द्वारा भी टूरिज्म एक्टिविटी बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि कोरोना से लगे कर्फ्यू की वजह से वैसे भी कॉर्बेट पार्क में पर्यटन गतिविधियां मई के पहले हफ्ते से ही बंद हैं। भी इस कार्यालय को हाथियों के कोविड संक्रमण की तो कोई सूचना नहीं है, परंतु टाइगर और कैप्टिव टाइगर और कैप्टिव लायन के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त है। और जो भी हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और कैप्टिव एनिमल्स हैं उसमें उनके देखभाल के लिए प्रॉपर केयर किया जा रहा है और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। जो भी उनके केयर टेकर्स हैं कैप्टिव एनिमल्स के, वो उनको रेगुलर बेसिस पे उनकी टेस्टिंग भी हो रही है और उनका जो इंटरेक्शन है वाइल्ड एनिमल से उसको भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संक्रमण की घटना ना होने। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।